ब्लॉक हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए ब्लॉक किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाहर हम स्टैटिक लगा दें अगर, और इसके अंदर कुछ हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ जो भी लिखेंगे, यहाँ पर हमने समथिंग कुछ लिख दिया इस तरीके से, कुछ स्टेटमेंट्स हमने प्रिंट करा दिया, कोई लॉजिक लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये स्टैटिक ब्लॉक कहलाएगा पूरा। ठीक है, इसको स्टैटिक ब्लॉक कहते हैं। और स्टैटिक ब्लॉक का क्या काम होता है, वो मेन स्टैटिक ब्लॉक जो है मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जो स्टैटिक ब्लॉक है वो मेन मेथड से भी पहले पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद में मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो मतलब एक स्टैटिक इसके आगे लगा देते हैं, उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हमने पूरे ब्लॉक के आगे स्टैटिक लगा दिया तो उस ब्लॉक की प्रायोरिटी इतनी बढ़ गई कि वो मेन से भी पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको कहा जाता है स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, जो कर्ली ब्रेसेस आपने लगाया इसको ब्लॉक कहेंगे, और बाहर आपने सिर्फ स्टैटिक लगा दिया, सिर्फ स्टैटिक लगा के भी हम इस पे काम कर सकते हैं। और स्टैटिक ब्लॉक जो है मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं भी लगा रहे हैं और सिर्फ स्टैटिक लगा रहे हैं, तब भी वो प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि वहां पर एक स्टैटिक ब्लॉक है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक मेन रोल प्ले कर देता है यहाँ पर, कि अगर आप मेन भी नहीं, अगर मतलब जैसे मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह में कहीं आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या मेन के बिना प्रोग्राम चल सकता है, तो चल सकता है प्रोग्राम, अगर उसमें स्टैटिक ब्लॉक है तो। ठीक है, तो कोड करते हैं इसको। स्टैटिक ब्लॉक, क्लास का नाम आप कुछ भी देना चाहते हो वो दे दीजिए, मैंने डेमो दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, आपको लिखना है स्टैटिक। ऐसा कुछ मैंने सिर्फ मैसेज लिख दिया, स्टैट दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। नेम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, कुछ लिख देते हैं। देख रहे हैं, दो लाइन प्रिंट कराई है, एक तो स्टैटिक ब्लॉक में प्रिंट कराई है दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, और एक जो है मेन में प्रिंट कराई है दिस इज मेन ब्लॉक। ऐसा सब कुछ भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पहले स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट होगा, बाद में मेन ब्लॉक प्रिंट होगा। तो इसको रन करना, 5 हो गया है, यानी कोई सिंटेक्स एरर नहीं। देखिए दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्टैटिक ब्लॉक, पहले पहले उसको प्रिंट करा है। ठीक है,
अगर मान लीजिए हम प्रोग्राम में डाउट लग रहा है कि भाई पहले स्टैटिक लिखा इसलिए चल रहा है, पहले हम मेन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज मेन ब्लॉक, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। मैं थोड़ा सा आउटपुट में चेंजेस कर रही हूँ ताकि आपको आउटपुट में चेंज दिखाई दे। देखिए पहले मैंने मेन ब्लॉक को डाल दिया, फिर मैंने स्टैटिक ब्लॉक को डाल दिया, अगेन वो स्टैटिक को ही पहले चलाएगा। ठीक है, एक मिनट पहले सेव कर दूँ इसको। ये देखिए अभी भी चला रहा है ना स्टैटिक ब्लॉक को ही पहले। तो मतलब ये है कि मेन से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसी की होती है, और वो होता है पूरा एक ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, इसका ना आप क्लिक ले लीजिए, यहाँ बता देते हैं, ये है स्टैटिक ब्लॉक। इसका नोट ले लीजिए, फिर इसको भी चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, मेन हटा देते हैं और देखते हैं अब चलता है हमारा प्रोग्राम की नहीं। ठीक है, इस प्रोग्राम में मेन ही हटा दिया मैंने। इसको कंपाइल किया, देखिए एरर नहीं है कोई भी, कंपाइल हो गया। और इसको अब रन कर देते हैं। चलने दे रहा है मेरे इसमें, एक मेथड नॉट फाउंड, प्लीज डिफाइन मेन मेथड। चलता है, इसमें नहीं चलने दे रहा है, मेन मेथड का एरर दे रहा है। दोनों लाइन प्रिंट करता है, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट करता है, और नीचे फिर एरर भी दिखाता है कि मेन मेथड इज नॉट फाउंड। मतलब बिना मेन मेथड के भी प्रोग्राम आप चला सकते हैं, इसमें नहीं चलने दे रहा है। आई डोंट नो, प्रोग्राम सिस्टम में कुछ दिक्कत होगा या जावा में कुछ दिक्कत होगा मेरे। ठीक है, तो मेन के बिना भी चल जाता है प्रोग्राम, उसमें स्टैटिक ब्लॉक अगर होता है तो वो मेन के बिना भी चला देता है प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन फिर फर्क क्या है, फिर क्वेश्चन आएगा कि मैडम फिर मेन ब्लॉक हम लिखते ही क्यों, हम सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक में ही क्यों नहीं सारा काम कर देते। तो देखिए मेन का और स्टैटिक का क्या फर्क कहाँ पर आ जाता है। मेन जो है सिर्फ एक ही बार चलता है, और सॉरी स्टैटिक जो है वो एक ही बार चलता है, और मेन जो है वो बार बार चलता है। अगर आप एक प्रोग्राम में मेन नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ स्टैटिक लगा रहे हैं, तो जो रिकर्शन वाले प्रोग्राम आपने पढ़े होंगे, जो ऐसे मेथड जो अपने आप को खुद ही कॉल करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ठीक है, या लूपिंग वगैरह के जो लॉजिक्स होते हैं जिसमें बार बार एग्जीक्यूशन हो रहा है एक ही स्टेटमेंट का, तो ऐसे वाले कंसेप्ट ना हम स्टैटिक में नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टैटिक चलता ही एक बार है। ठीक है, मेन में हम लगा सकते हैं, मेन बार बार चलता है, जितनी बार उसको जरूरत पड़ती है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होता है, इसलिए स्टैटिक का ये यूज है और मेन का ये यूज हो जाता है। हाँ जी बोलिए। तो वो एरर देने लगेगा या एक बार ही चलेगा। ठीक है, तो मेन के बिना भी चलता है, एक बार अपने सिस्टम में ट्राई करना, मेन के बिना ये जो प्रोग्राम सामने लिखा है ये वाला अपने सिस्टम में ट्राई करना कि मेन के बिना चल रहा है कि नहीं। चलता है मेन के बिना प्रोग्राम, लेकिन अगर स्टैटिक होता है उसमें तब। तो मेन काम यह है स्टैटिक ब्लॉक का कि वो मेन मेथड से पहले चलता है। ठीक है, इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड। ठीक है, चलिए तो ये था स्टैटिक का पूरा कंसेप्ट हो गया। स्टैटिक के तीन चीजें मैंने बताई थी, एक तो मेथड के साथ, एक वेरिएबल के साथ, और एक ब्लॉक के साथ। तो ब्लॉक वाला ये आज करा दिया, बाकी दो मैंने लास्ट क्लास में कराया। ठीक है ना, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। ओके, इसको क्लियर करते हैं, और आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, जिस दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड। ठीक है, तो
दिस कीवर्ड है तो स्मॉल में लिखा जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। जैसे स्टैटिक कीवर्ड था तो स्मॉल में लिख रहे थे, ऐसे ही दिस कीवर्ड को भी, दिस को भी स्मॉल में ही लिखेंगे। तो इसका यूज़ क्या होता है, इसके ना बहुत सारे यूज होते हैं एक्चुअली। वो करंट क्लास पे यानी ग्लोबल फीचर्स पे काम करता है, करंट क्लास के फीचर्स पे काम करता है। करंट क्लास उसको कहते हैं जिस क्लास पे आप अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी क्लासेस है, मान लीजिए एक प्रोग्राम में इनहेरिटेंस वगैरह में 6-7 क्लासेस है आपके पास, लेकिन जिस क्लास में आप काम कर रहे हैं उस क्लास के फीचर को और एनहांस करता है, उस क्लास के फीचर्स, ग्लोबल फीचर्स को, ठीक है। क्लास के फीचर्स हो गए यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, मेथड्स हो गए या कंस्ट्रक्टर हो गए, तो इसको बोलते हैं फीचर्स। तो क्लास के फीचर्स को वो जो है एनहांस करता है और ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए दिस कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। तो दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर करंट क्लास फीचर्स। कौन कौन से फीचर होते हैं, जैसे उसके वेरिएबल्स हो गए, उसके मेथड्स हो गए, उसके कंस्ट्रक्टर्स हो गए। वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ, स्टैटिक या उसकी बात नहीं हो रही है, लोकल वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं ये। वैसे तो बहुत यूजेस हैं, लेकिन आपके कोर्स में 2 यूजेस बताए हुए हैं ऑफ दिस कीवर्ड। एक तो है इसका वेरिएबल्स के साथ, और दूसरा यूज इसका बता रखा है कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है। तो एक है वेरिएबल के साथ है, 2 पार्ट में करेंगे हम इसको, एक वेरिएबल के साथ इसको करेंगे और एक हम कंस्ट्रक्टर के साथ करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ कैसे यूज होता है, अगर हम वेरिएबल की बात करें, दिस विद वेरिएबल, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, मैं सिंटेक्स बता रही हूँ। यहाँ पर दिस लिखना होता है और डॉट लगा के वेरिएबल का नाम, ठीक है। को इक्वल करके कोई वैल्यू देनी है तो वो आप दे सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस लगा के डॉट लगाइए और फिर वेरिएबल का नाम दे दीजिए, तो वो काम कर जाएगा। ये काम कब करता है, एक प्रोग्राम के थ्रू मैं ये दिखाना चाहूंगी कि ये कैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। मैं वेरिएबल के साथ का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाला, आई थिंक मैंने किया होगा, वो मैं दिखाती हूँ, उसी में चेंजेस करेंगे। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, चलो बना लेते हैं। तो मैं दिस कीवर्ड से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाने जा रही हूँ, जिसका यूज आपको दिखाई दे जाएगा उसमें, ठीक है। मैंने स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, और इसको मैंने कुछ वेरिएबल ले लिया, इंट रोल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम ये हो गया। कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी ताकि वैल्यू नीचे से पास करें हम लोग और अलग अलग वैल्यू पे ये काम करें।
सामने प्रोग्राम लिखा है मैंने, ये समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से। देखिए, हाँ सिंपल प्रोग्राम ये ऑलरेडी बन चुका है, पहले भी बना चुके हैं ऐसे प्रोग्राम हम लोग। दो ग्लोबल वेरिएबल्स लिए हैं मैंने, एक रोल नंबर और एक नेम। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट किया ऑब्वियसली वो लोकल है, लोकल वेरिएबल। फिर नीचे आया, मैंने नीचे क्या किया कि नीचे अंदर में देखिए लोकल वेरिएबल जो है अपनी वैल्यू, ये लोकल वेरिएबल बाहर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो लोकल वेरिएबल्स ने क्या किया, अपनी वैल्यू ग्लोबल्स को दे दी कि भाई आप बाहर जाके प्रिंट करें। ठीक है, कि प्रिंटिंग का काम मेथड का होता है, तो मेथड ने इसको प्रिंट कराया। मैंने अगर मैं स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू आर लिखती यहाँ पर, तो वो नहीं प्रिंट करता। कहता है ना कि आर कांट फाइंड सिंबल, आर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है क्योंकि आर लोकल है। ऐसे ही एन के साथ भी सेम, हाँ वो कंस्ट्रक्टर के लिए लोकल है तो कंस्ट्रक्टर में ही रहेगा, तो कंस्ट्रक्टर में रहेगा तो कंस्ट्रक्टर में ही उन्होंने अपनी वैल्यू ग्लोबल्स को दे दी, रोल नंबर और नेम। ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने एक वेरिएबल, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एस नाम से, एस नाम से ऑब्जेक्ट इस बार बनाया मैंने, एस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया और कॉल करा। ये प्रोग्राम चल जाए और ये जैसी वैल्यू आप चाहते हैं, जो आपने वैल्यूज दी हैं वो ये प्रिंट कर देगा। तो एक बार चला देती हूँ मैं इसको, ताकि कोई डाउट ना रहे। तो प्रोग्राम का नाम है मेरे स्टूडेंट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के एग्जाम में लिख सकते हैं इसमें। एक दो ऑब्जेक्ट और बना दीजिए, अलग अलग वैल्यू दीजिए, बहुत अलग अलग काम करेगा ये, मतलब अलग अलग वैल्यू पे काम करेगा। तो ये देखिए इसने दिखा दिया है कि स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है, स्टूडेंट का नेम जो भी मैंने यहाँ पे दिया वो सब है। ठीक है, तो जैसा आउटपुट हम चाहते थे उस तरीके का प्रोग्राम ये बन गया। लेकिन इस प्रोग्राम में देखिए बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर आपको काम सिर्फ दो वेरिएबल्स पे था। ठीक है, आपको काम यहाँ दो ही वेरिएबल्स पे तो था ना, रोल नंबर और नेम पे ही तो था, इन दो वेरिएबल्स पे था। लेकिन इन दो वेरिएबल्स के लिए आपने अगेन दो अलग वेरिएबल्स क्रिएट किए। दिख रहा है? यानी दो वेरिएबल्स को काम करने के लिए मुझे चार वेरिएबल्स को यूज करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, मेमोरी पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि अगर मुझे ऐसे ही 50 वेरिएबल्स पे काम, 50 ग्लोबल वेरिएबल्स पे अगर मुझे काम करना है, 50 ग्लोबल वेरिएबल्स पे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको 50 और अगेन ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। तो ऐसा भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे, हैवी प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे, पूरा पूरा स्टूडेंट का डिटेल डलता है उसमें, डेट ऑफ बर्थ डलता है उसमें, उसका कोर्स डलता है, कोर्स का आईडी होता है, उसका फीस होता है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर आप 50 ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो 50 लोकल भी क्रिएट करेंगे। तो आपको याद भी रखने पड़ेंगे कि किसका वैल्यू किस में चला गया, किसका वैल्यू किस में चला गया। यहाँ तो दो ही वेरिएबल्स थे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं कि हमने रोल नंबर का वैल्यू, आर का वैल्यू रोल नंबर में डाल दिया या एन का वैल्यू नेम में डाल दिया। तो समझ रहे हैं दिक्कत कहाँ पर आएगी कि इतने सारे वेरिएबल्स को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस लोकल वेरिएबल की वैल्यू हमने किस ग्लोबल में डाली। ठीक है, जब आप हैवी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे उस स्कीम की बात कर रहे हैं, यहाँ तो खैर दो ही। ठीक है, आ रहा है मेरा पॉइंट समझ में? ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, इतना झंझट नहीं लेते हैं, सेम नाम दे देते हैं, जो लोकल का नाम वही ग्लोबल का नाम। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पता है मुझे रोल नंबर की वैल्यू मैं रोल नंबर में ही डालूंगी, नेम की वैल्यू मैं नेम में ही डालूंगी, या कोर्स की वैल्यू मैं कोर्स में ही डालूंगी, है ना? तो यहाँ पर देखिए, तो लोकल भी सेम हो गया और ग्लोबल भी सेम हो गया। ठीक है, अब हम इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हम सेम रखते हैं। ठीक है, ताकि वो कंफ्यूजन हट जाए हमारी, मतलब वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी अलग अलग नाम की वो कट जाए। तो देखिए जब मैंने इसको रन कराया तो आउटपुट देखिए दिख रहा है,
क्या हुआ, वो डिफॉल्ट वैल्यू पे आ गया, माने वो जो वैल्यू हमने दी थी वो वैल्यू उसको समझ ही नहीं आई और उसने डिफॉल्ट पे यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करा दी। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू ना नल होती है। ठीक है, तो वही, हाँ वही इसने असाइन किया। तो दिक्कत क्या हुई, देखिए दिक्कत हुई यहाँ पर दिक्कत हुई, यहाँ पर जब रन हुआ ना तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ गई कि जैसे कंपाइलर जो भी रन कर रहा है इसको, ठीक है जेवीएम, यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गई कि ये ग्लोबल वाला रोल लिखे हैं आपके लोकल वाला लिखे हैं। तो उसको कंफ्यूजन ही हो गई कि अगर ग्लोबल वाला लिखे हैं तब तो वो प्रिंट करवाए आउटपुट, लेकिन अगर लोकल वाला लिखे हैं तो वो लोकल वाले के लिए वो एरर मैसेज देता था कि कांट फाइंड सिंबल, लोकल वाला यहाँ तक उसका एक्सेसिबल ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसी कंफ्यूजन के चलते उसने वो कोई वैल्यू नहीं देता है, वो डिफॉल्ट वैल्यू पे ही डिफॉल्ट वैल्यू दे के छोड़ देता है। ठीक है, तो मेरा आउटपुट तो रह गया, मेरा आउटपुट तो नहीं दिया। ठीक है, ऐसी जब प्रॉब्लम आती है बच्चे प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम को सॉरी इस प्रॉब्लम को कहते हैं जो सेम नेम हो गया। ठीक है, और नेम सेम होने के बाद लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल जब सेम हो जाते हैं, ठीक है, और दोनों के सेम हो जाने के बाद एक प्रॉब्लम जो अभी हम लोगों ने देखी जिसे जीरो और नल कर गया, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं नेम स्पेस कोलिशन प्रॉब्लम। ठीक है, नेम स्पेस कोलिशन इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कि नेम स्पेस मतलब नेम की वजह से प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो दिस कीवर्ड जब हम काम करते हैं तो दिस कीवर्ड वेरिएबल्स के साथ जब हम लगाते हैं तो इसी नेम स्पेस कोलिशन प्रॉब्लम को वो हटाता है। ठीक है, अब हम दिस लगाएंगे, जैसा कि मैंने कहा दिस जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था करंट क्लास के फीचर्स के साथ यानी ग्लोबल्स के साथ लगता है। तो हम यहाँ पर दिस लगा देंगे, दिस डॉट रोल और दिस डॉट नेम। ठीक है, दिख रहा है, बस इतना करना है आपको, दिस का काम ही होता है। अब वो वैल्यू प्रिंट करा जाएगा और कहीं चेंजेस नहीं करने, कोई चेंजेस नहीं करने। अब आप नाम भी सेम रख सकते हैं और रखते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप देखिएगा जावा के उठा के या कोई बुक हो तो उसमें चेक कीजिएगा कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम हमेशा सेम ही रखे जाते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना, वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि किसका वैल्यू किस में डाला जाए। ठीक है, और उसके बाद दिस कीवर्ड के थ्रू उस प्रोग्राम को चलाया जाता है। तो हम भी दिस कीवर्ड के थ्रू अब इस प्रोग्राम को चला देते हैं। ये मैंने सेव कर दिया है प्रोग्राम, कंपाइल कराया और रन करा दिया। देखिए वापस आ गई वैल्यू अपनी। हाँ, तो इसको बोलते हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का एक यूज ये है एक्चुअली। ठीक है, ये रहा प्रोग्राम, मैं एक बार प्रोग्राम पे लेके जाती हूँ। तो आप नेम सेम रखिए, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कोई दिक्कत नहीं है, और दिस कीवर्ड से उसको रिजॉल्व कर दीजिए उस प्रॉब्लम को। ठीक है, ये रहा प्रोग्राम सामने, इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरे यूज पे आते हैं। अब आता है दूसरा यूज, एक्चुअली हमने कहा था कंस्ट्रक्टर के साथ। दूसरा हमने बताया था कंस्ट्रक्टर के साथ। कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे क्या काम करता है, कंस्ट्रक्टर के साथ जब काम करता है ना तो वो ऐसे लिखते हैं हम लोग, दिस लगा के और ओपन क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर कोई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के ऐसे सेमीकोलन लगा देते हैं, अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर है तो वो यहाँ देते हैं, नहीं तो नहीं देते, खाली छोड़ते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं दिस कंस्ट्रक्टर। दिस कंस्ट्रक्टर इसको हम बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा, अलग से ही पूछा जा सकता है कि दिस कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये बताइए। अब देखिए दिस कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, इस चीज को हम बोलते हैं दिस कंस्ट्रक्टर। तो दिस कंस्ट्रक्टर का क्या काम है कि जैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करा था, उस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में मैंने मान लीजिए एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया था, फिर तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया था, फिर चौथा कंस्ट्रक्टर।
4 कंस्ट्रक्टर मान लीजिए हमने बनाया, तो मैंने ये कहा था कि एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, उसको कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम लोगों ने ओवरलोडिंग में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में 4 कंस्ट्रक्टर बनाए थे। उसके लिए हमने 4 अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे, ये अगर याद हो तो आपको, ठीक है। इस तरीके, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, वो चारों को कॉल नहीं करता है, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर कि एक से ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हैं तो उतने ही आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, तभी सारे कॉल। लेकिन देखिए होता क्या है कि अगर 4 ऑब्जेक्ट आपने बना दिए तो 4 ऑब्जेक्ट 4 अलग तरीके की मेमोरी भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम हैवी हो गया क्योंकि मेमोरी चारों जगह ऑक्यूपाई हो गई, है ना, आ गई ना प्रॉब्लम। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए, किसी का भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए, चारों कंस्ट्रक्टर में से किसी क्लास किसी का भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए। मैं सबसे लास्ट वाले का बनाऊंगा, ठीक है। सबसे लास्ट वाले का ऑब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे, सबसे लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर का, और इसके अंदर हम लोग दिस कंस्ट्रक्टर दिस कीवर्ड दे देंगे। ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, अपने से जस्ट ऊपर वाले को कॉल करेगा। मैं अगेन इसके अंदर भी दिस दे दूंगी, दिस कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसे, ये भी अगेन अपने ऊपर वाले को कॉल करेगा। मैं इसके अंदर भी दिस दे दूंगी, ऐसे दिस कंस्ट्रक्टर, और फिर ये भी अगेन अपने ऊपर वाले को कॉल करेगा। तो समझ रहे, ऑब्जेक्ट आपने एक ही का बनाया, उस एक ऑब्जेक्ट से आपने चारों कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिए, ठीक है, आया समझ में। हाँ, एग्जांपल देके समझाऊंगी। वैसे इस तरीके को हम बोलते हैं, इस तरीके का दूसरा नाम होता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, चेन चल रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। चलिए इसका एक ना प्रोग्राम बना देती हूँ मैं। प्रोग्राम आई थिंक हमने बनाया होगा ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का बनाया था, देखते हैं वो मिलता है क्या। ठीक है, ये प्रोग्राम दिख रहा है आपको सामने, ये वही वाला है जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए मैंने बनाया था। इसी में मैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग लगा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यहाँ बने ही हुए हैं हमारे पास, हमें अलग अलग बनाने की ज़रूरत, अलग प्रोग्राम क्या बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी को कर देती हूँ दिस कीवर्ड के थ्रू। सबसे पहले सारे ऑब्जेक्ट हटाती हूँ मैं, और सिर्फ लास्ट वाले का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। लास्ट वाले का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ये मेरी क्लास का नाम है, OB1 मैंने बना दिया, इज इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ठीक है। सबसे नीचे वाले में एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर दे रखा है, तो पहले हम एक स्ट्रिंग दे देंगे यहाँ पर, और फिर एक इंटीजर दे देंगे, मैंने 101 दिया बस। तो ये सबसे लास्ट वाले को कॉल कराएगा क्योंकि मैच ही सबसे लास्ट वाले से होगा, है ना। जब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो सबके पास जाएगा कि किससे मैं कॉल कर सकता हूँ, किसको कॉल करना है, तो पैरामीटर सिर्फ लास्ट वाले से मैच करेगा, लास्ट वाले से मैच करेगा, वो लास्ट वाले को कॉल करेगा। लेकिन लास्ट वाले से पहले पहली लाइन इसको मिलेगी दिस कंस्ट्रक्टर, लिखेंगे दिस, और इसके ऊपर वाला पैरामीटर हम इसमें डाल देंगे। ऊपर वाले पैरामीटर में क्या है, पहला एक इंटीजर है और दूसरा एक स्ट्रिंग है। तो इंटीजर डाल दिया मैंने, मान लीजिए 12 डाल दिया, और स्ट्रिंग डाल दिया मैंने, इससे ये डाल, ठीक है। अब दिस कीवर्ड का काम होता है अपने से ऊपर वाले को कॉल कर, देखिए
ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इस सबके पास ढूंढ ढूंढ के आएगा, किससे मैच हो रहा हूँ मैं, इससे मैच हो रहा हूँ, फोर्थ वाले से इससे मैच होगा, क्योंकि पहले स्ट्रिंग है और फिर इंटीजर, तो स्ट्रिंग और इंटीजर मैच होगा। इसके अंदर पहली लाइन इसको मिलेगी, सबसे पहली लाइन दिस कीवर्ड होनी चाहिए, बाद वाली नहीं। ये नोट करके लिख लेना कि दिस कीवर्ड, दिस कंस्ट्रक्टर मस्ट बी अ फर्स्ट लाइन इन योर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, नीचे वाली लाइन होगी तो वो एरर, वो सिंटेक्स एरर हो जाता है। तो पहली लाइन इसको दिस की मिलेगी, दिस की मिलेगी, तो ये क्या करेगा, ये इसका काम होता है अपने से ऊपर वाले को, यानी जिससे पैरामीटर मैच होगा उसको कॉल कराना, तो ये इसको कॉल कराएगा, ठीक है। ये अब इसको कॉल कराएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग दिस लगाएंगे, इसको पहले मैं हटा दूं, दिस, और इसके ऊपर वाले का लगाएंगे। ऊपर मैंने सिर्फ इंटीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक सिर्फ इंटीजर दूंगी, और ये ऊपर वाले को ले जाके रिडायरेक्ट करेगा, यानी ऊपर वाले को कॉल करेगा। फिर यहाँ पर भी मैं दिस लगाऊंगी, ताकि वो उसके ऊपर वाले को कॉल करा दे, नहीं तो वो छूट जाएगा। बस ऊपर, इसके ऊपर कोई, सबसे ऊपर वाले के पास कोई पैरामीटर नहीं है, तो मैंने यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं किया। प्लस सबसे ऊपर वाले के बाद इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो मैं यहाँ दिस कीवर्ड नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मतलब ये समझिए, दिस कीवर्ड लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर आप देंगे वो उसको कॉल करा देगा, तो मैंने जस्ट ऊपर वाले को दिया है ताकि एक चेनिंग बन जाए, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखिए कैसे चलेगा। हाँ, तो वो दिस वाले की, देखिए जिससे मैच करेगा सिर्फ वो उसको डालेगा ना। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कैसे कॉल हो रहा है ये देखिए ना, जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि जिससे मैच करेगा वो उसको, ऑब्जेक्ट वन OB1 कॉल होगा, OB1 दो, सॉरी OB1 क्रिएट होगा और हेलो और 101 को लेके जाएगा, यानी स्ट्रिंग और इंटीजर। फॉर्मेट देखिए, पहले स्ट्रिंग है फिर इंटीजर है, तो वो सबसे पहले ऊपर वाले के पास जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रिंग इंटीजर इसके पास है? ये कहेगा नहीं जी मेरे पास नहीं है। फिर ये कहेगा क्या स्ट्रिंग इंटीजर तुम्हारे पास है? सेकंड वाले के पास, तो वो कहेगा नहीं मेरे पास भी नहीं है। फिर ये इसके पास है तो सही इंट और स्ट्रिंग, लेकिन अलग फॉर्मेट में, तो यानी इससे भी मैच नहीं हुआ, तो ये नीचे चला आएगा। तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो बना है वो इसके लिए बना है, समझ रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट तो मैंने बना दिया इसके लिए, तो स्ट्रिंग में वो वैल्यू डाल देगा, स्ट्रिंग में मैंने हेलो वैल्यू डाली हुई ना, हेलो डाल देगा, और बी में मैंने ये डाला हुआ है, क्या डाला था, 101, ऐसे। तो वैल्यू डाल के दोनों बैठ जाएंगे ए और बी में, वैल्यू दोनों के मिल गई, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम ही वही होता है। फिर पहली लाइन मिलेगी उसको दिस कीवर्ड, यानी दिस कंस्ट्रक्टर की, दिस कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, अपने ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना, ठीक है। तो यानी कि ये ढूंढेगा कि ऐसा पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है कहाँ पर, तो उसको ऊपर से ढूंढते 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 उसको ये थर्ड नंबर वाला मिल जाएगा, तो ये जस्ट इसके पास जाएगा और उसको दे देगा 12, और ये प्रीति, ये वैल्यू इसको दे देगा, ठीक है ना। अब ये भी वैल्यू लेकर बैठ जाएगा, नीचे वाला भी वैल्यू लेके बैठा है, यूज नहीं हुई है, और अभी लेके बैठे। फिर ये अगेन नीचे आएगा, पहली लाइन मिलेगी इसको दिस कीवर्ड की, यानी दिस कंस्ट्रक्टर की, और उसमें एक ही पैरामीटर है। फिर वो ढूंढेगा इसमें ऊपर वालों में, अपने से जस्ट ऊपर वाले को ढूंढता है, नीचे नहीं घुसेगा वो, ठीक है। ऊपर वाले में ढूंढेगा कि किधर है दिस कीवर्ड जिसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है टीचर का, तो जस्ट ऊपर वाला मिल गया। यहाँ पर आप 23 डाल देगा, तो ये वाला A23 लेकर बैठ गया, समझ रहे, मतलब हर कोई वैल्यू लेकर बैठ गया है, ठीक है। फिर अब अंदर आएगा तो पहली लाइन उसको फिर से दिस कीवर्ड मिली, लेकिन खाली वाली, खाली पैरामीटर है, अपने जस्ट ऊपर जाएगा, उसको मैच कर गया डाटा, ठीक है। अब मैच कर गया, अब इसके पास ये फिर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पहली लाइन इसकी ये लाइन लिखी हुई, दिस इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डेमो, ये मैसेज लिखा आएगा, पहले ये लाइन प्रिंट कराएगा, फिर अब दूसरे वाले की लाइन प्रिंट होगी, फिर ये वाली प्रिंट होगी, फिर ये वाली प्रिंट। मतलब आपने बनाया ऑब्जेक्ट सबसे पहले नीचे वाले का है, और सबसे पहले आपने नीचे वाला कॉल कराया, लेकिन कॉलिंग ऊपर वाले की होगी, समझ रहे हैं? इसको ही कहा जाता है चेनिंग, चेन बन रही है ये। और रही इसके एडवांटेज की बात, तो एडवांटेज है ना, जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हम
लोगों ने 4 ऑब्जेक्ट बनाए थे, यहाँ सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट से आप 4 कंस्ट्रक्टर कॉल कराना चाहे करा सकते हैं, सिर्फ दिस कीवर्ड के थ्रू। तो ये फायदा है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बनाना पड़ता है। आगे समझ में? हाँ बोलो। मैंने इसको एक बार रन करा देती हूँ, ठीक है, फिर आप जो चेंजेस बोलेंगे वो मैं कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ एक बार आउटपुट देखो, क्या नाम था इसका, प्रोग्राम का क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, CONS ओवर, ठीक है, कंपाइल हो गया और इसको रन करते हैं। पहले क्लियर कर लीजिए, स्क्रीन पूरी दिखेगी फिर। देखिए दिख रहा है, जिस सीक्वेंस में बनाया था मैंने कॉलिंग उसी सीक्वेंस में हो रही थी, यानी सबसे पहले सबसे ऊपर वाला कॉल हो रहा है, फिर उसके बाद सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। और आपने ऑब्जेक्ट फोर्थ वाले का बनाया था, याद रखिए, ये हेलो और वन आपने सबसे नीचे दिया हुआ ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। ठीक है, दिखा आउटपुट? बार बार, अरे देखिए, अगर मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है कि मतलब अगर इन अ सीन आपको एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ रहे हैं, अगर किसी सिचुएशन में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आपको बनाने पड़ रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग में, जैसा कि होता है, आगे आप जब प्रोजेक्ट एक्चुअली खुद के बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे और उसमें फंसेंगे कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ रही है हमें, कि किसी में कुछ अलग पैरामीटर देना है या किसी में कुछ अलग पैरामीटर देना है, तो जब आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना बच्चे, तो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना, कि एक ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 4 कंस्ट्रक्टर एक सीक्वेंस में बनाए हैं, तो आपको 4 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। कह रही हूँ कि 4 ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है, जब एक ही ऑब्जेक्ट से हमारा काम चल जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट लगाइए और बाकी में दिस लगा दीजिए, सारा काम चल जाएगा, तो आपके 3 ऑब्जेक्ट की मेमोरी यहाँ बच जाएगी। ये वो काम कर रहा है, ठीक है। आपने वैल्यू सिर्फ हेलो और वन वन जो आपने दिया सिर्फ इसका दिया, कि किसी का नहीं दिया, बाकी दिस कीवर्ड ने सबको एक दूसरे को वैल्यू दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिस कीवर्ड काम करेगा। आ रहा है समझ में, या कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? तो मतलब ये कि एक ही ऑब्जेक्ट से आप सबको कॉल कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर दिस कीवर्ड लगा रहे हैं या दिस कंस्ट्रक्टर लगा रहे हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट से आप बहुत सारे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप जिसका दिस कीवर्ड लगाएंगे उसका कॉल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जस्ट ऊपर वाले का लगाया है, तो सारे आपस में ही कॉल हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं सारे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, प्रोग्राम पूरा हो गया है। मैंने इसको मैसेज बदल दूं क्या, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डेमो नहीं, दिस इज दिस कंस्ट्रक्टर, डेमो, ये दिस कंस्ट्रक्टर का डेमो है, वो आप लिख लीजिए और नोट हो जाए तो बता दीजिए। यहाँ दो ब्रेसेस बंद है, वो एक नीचे छुप गया, नहीं आया।
लास्ट में हमेशा 2 बार ब्रैकेट बंद होंगे। मुझे नोट बता दीजिएगा। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ। और ऐसा नहीं है नंबर वेरिएबल ही इनिशियलाइज होते हैं, आप स्ट्रिंग वेरिएबल, आप फ्लोट वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर उसके साथ, हर ऑब्जेक्ट के साथ आपको वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि वो इनिश हाँ बोलिए। हाँ देखिए, हर ऑब्जेक्ट के साथ आपको वैल्यू देनी, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हम लोग यही देते हैं। कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हम लोग ये देते हैं। आप 4 कंस्ट्रक्टर कर दिया ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम मेरा डिलीट हो गया, उसी में मैंने एडिट किया। आप मैच कीजिएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम और आज जो दिस कंस्ट्रक्टर किया है उसका प्रोग्राम आपके पास हुआ, तो आप दोनों मैच कीजिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि जब नीचे ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है, तो चारों ऑब्जेक्ट में मैंने अलग अलग वैल्यूज पास की थी। OB1 में अलग वैल्यू दी थी, OB2 में अलग वैल्यू दी थी। तो इस तरीके से जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू यही देनी होती है, यहाँ पर ही देनी होती है। ठीक है, जिसे मेथड कॉल करते हुए ब्रैकेट के अंदर देते हैं, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर में जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हम पास करते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बनाया तो वैल्यू पास की, तो इससे मैच दिस कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, दिस में कंस्ट्रक्टर लगाइए और वैल्यू यहीं देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बिना कोई डॉट लगाए, कुछ भी नहीं लगाना है हमें, सिर्फ आप यहीं पर देना शुरू कर दीजिए। बना दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके लिए फिर दिस कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतने सारे ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़े, इसके लिए दिस कीवर्ड आया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा जगह लेने लगती है। आप यहाँ बना दीजिए, किसी का बना देते हैं। OB2 किसका बनाएंगे? एक ही का 2 बार नहीं बना सकते हम, पहले तो ये याद रखिएगा। ठीक है, हम हम खाली वाले का बना देते हैं, जो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, ये फिर दोबारा कॉल कर देगा एक्चुअली। अगर इसको भी लगाएंगे उसको भी लगाएंगे, 2 बार कॉलिंग हो जाएगी। ठीक है, मैंने दूसरा बना दिया, लेकिन ये दूसरा देखिए खाली है। अब खाली किसके पास है? इसके सबसे ऊपर जाता है, मतलब सबसे पहले तो इसके पास ही मिल जाएगा उसको खाली, यानी कि ये वाला मैसेज चला देगा। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया किसके लिए? एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इसके लिए और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आगे समझ में? देखना एक बार कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का और दिस कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम देखना दोनों। ठीक है, हाँ फिर डाउट आए तो फिर पूछिएगा। ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनहेरिटेंस है, लेकिन ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इनहेरिटेंस है और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो
नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये। आज आया नहीं है कोई, अगर स्टार्ट कर दूंगी तो दिक्कत बाकियों को हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। इनहेरिटेंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन उसको जावा में कैसे करते हैं वो मैं बता, ठीक है। जून में तो लिखा है कि जून में नहीं होगा, और ये भी लिखा है कि 21 दिन पहले बता दिया जाएगा आप लोगों को। हाँ, मतलब 21 दिन का टाइम स्पेंड देंगे आप लोगों को पेपर के लिए वो लोग। तो 15 जून तक तो वैसे ही टाल रखा है इन्होंने। और असाइनमेंट 31 मई तक है, उसको सबमिट कीजिए। अभी तो यही लास्ट रखी हुई है, ऊपर बढ़ा देते हैं वो आगे, लेकिन आप बना के रखिए अपने असाइनमेंट्स। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और बाकियों को भी बोला करो यार, ज्वाइन किया करें, क्लास में हो जाती है।